बच्चों, हम बात कर रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्तरीय प्रश्नों की। आज हम बात करने जा रहे हैं भाग 6 जो कि इस अध्याय का अंतिम भाग है। इसमें हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों को तुलन पत्र में दर्शाइए। आपको कुछ मदों के नाम दे दिए गए हैं जिन्हें आपको तुलन पत्र में दिखाना होगा निर्धारित हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए। और सब हेडिंग्स को आपको तैयार करना होगा कहां पर? सब हेडिंग्स को आपको तैयार करना होगा नोट टू अकाउंट्स में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली जो मद दी गई है वो दी गई है प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेखा मानक 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों को उसी वर्ष अपलिखित कर देना चाहिए जिस वर्ष वो उत्पन्न हुए हैं, प्रारंभ के वर्षों में जो उत्पन्न होते हैं। लेकिन किससे अपलिखित किया जाना चाहिए? सर्वप्रथम सिक्योरिटीज प्रीमियम से, उसके बाद जनरल रिजर्व से, फिर भी ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। लेकिन जब आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई भी कोष नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप असेट्स पक्ष की ओर दिखाएंगे और किस शीर्षक के अंतर्गत, किस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे? वो है अदर नॉन करंट असेट्स, यानी अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां। इन्हें फिर किस तरीके से अपलिखित करना है वो कंपनी निर्धारित करेगी। अंश निर्गमन पर बट्टी की बात करूं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसके प्रोविजंस अभी लेटेस्ट में ही चेंज किए गए हैं और आपको सारी बातें नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही बताई गई है। कुछ किताबों में आपको इसको नीचे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जिस तरीके से हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखा रहे हैं वैसे अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाया हुआ मिल सकता है। लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार हम इसे अपलिखित ही करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का शेष नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बैलेंस को नेगेटिव कर देंगे, यानी कि उसका बैलेंस 0 मानते हुए इसे उससे अपलिखित कर लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस के रूप में इसे दिखाएंगे। ऋण पत्र, ये आप जानते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग हेडिंग के नीचे दिखाया जाता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग खुद नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग के नीचे आता है। व्यापारिक रहतिया ये इन्वेंट्री में आएगा। बैंक में रोकड़ ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाएगा। प्राप्य विपत्र ये ट्रेड रिसीवेबल में शामिल किया जाएगा। ख्याति ये इंटेंजिबल एसेट्स में शामिल की जाएगी और चिट्ठे में फिक्स्ड एसेट्स हेडिंग के नीचे आएगी। खुले औजार, लूज टूल्स जिन्हें कहा जाता है, और इन्हें हम शामिल करेंगे किसमें? इन्वेंट्री सब हेडिंग में। मोटर व्हीकल ये टेंजिबल असेट्स है, तो टेंजिबल असेट्स फुटनोट के नाम में से आप तैयार करेंगे और टेंजिबल असेट्स को फिक्स्ड असेट्स के नीचे दिखाएंगे। कर हेतु प्रावधान, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो तरीके के प्रावधान आपने पढ़े हैं। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्योंकि 12 माह के अंदर आप इसका भुगतान कर देंगे, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से फुटनोट में तैयार होगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जाएगा करंट लायबिलिटीज के नीचे। तो आइए फुटनोट तैयार करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं है, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 है, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 20,000 नेगेटिव कर देंगे नए प्रावधानों के अनुसार। वैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको अदर करंट असेट्स में भी दिखाया हुआ मिल सकता है, लेकिन वो प्रोविजन पुराना है। नई गाइडलाइन यही है कि आपको इसे तुरंत अपलिखित करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और वो भी नहीं है तो चाहे पीएनएल को नेगेटिव कर देना है, लेकिन डिस्काउंट के नाम से अब बैलेंस शीट में मद नहीं दिखानी है। आगे बात करते हैं डिबेंचर्स जो कि आपको दे रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाए जाएंगे, जो कि 2 लाख रुपए से हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के हैं, तो इसे लिखेंगे 2 लाख। कर हेतु प्रावधान, अगला लायबिलिटीज की जो मद है वो है 16,000 रुपए, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे दिखाए जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो अब बात आती है असेट्स की, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स है। तो ख्याति को तो इंटेंजिबल असेट्स के नीचे दिखाएंगे और मोटर व्हीकल को टेंजिबल असेट्स के नीचे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ये फुटनोट आपका तैयार है जिसमें फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल असेट्स जो है वो दिखाई जाएंगी। मोटर व्हीकल जो कि अमाउंट है 4,75,000
और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स जो कि है 30,000। आगे अगर बात की जाए नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स को लेने के बाद प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को अदर नॉन करंट एसेट्स में लिया जाएगा, तो इसका फुटनोट तैयार करते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा अदर नॉन करंट एसेट्स जिसमें प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हैं 2,40,000। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री जो दिया गया है वो दिया गया है 1,40,000 का रहतिया और खुले औजार दिए गए हैं 12,000 रुपए के। तो स्टॉक इन ट्रेड इस तरीके से तैयार करेंगे 1,40,000 और 12,000, तो इसका योग 1,52,000 जो कि इन्वेंट्री के नाम से बैलेंस शीट दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है प्राप्य विपत्र, ये ट्रेड रिसीवेबल के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा और जो सब हेडिंग है वो ट्रेड रिसीवेबल ही है। तो बिल्स रिसीवेबल को आप ले जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल के नीचे जिसका अमाउंट है 1,20,000। आपको बैंक में शेष दे रखा है 1,35,000 जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाया जाएगा 1,35,000। इस तरह से फुटनोट्स को रेडी करने के बाद अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। हमने टोटल 8 फुटनोट्स रेडी किए हैं। तो अब बैलेंस शीट की अगर बात करें, बैलेंस शीट दे रखा है, कंपनी का नाम यहां नहीं दिया है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने देखा होगा 20,000 का बैलेंस जो है वो नेगेटिव है। वो किस कारण से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को अपलिखित करने के कारण, नई गाइडलाइन के अनुसार। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपने तैयार की है जिसका अमाउंट है 2 लाख, वो आप अपना फुटनोट देखें जो आपने तैयार किया है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कर 16,000 रुपए है वो आएगा। अगले फुटनोट असेट्स के हैं। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स और टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल में तो आपने दिखाया था मोटर व्हीकल को जिसका अमाउंट है 4,75,000 और साथ ही साथ गुडविल को दिखाया था 30,000। तो इनके लिए आपने जो नोट नंबर भी साथ के साथ लगाते चलिए। ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये दोनों आपने 4 नंबर पर तैयार किए हैं। उसके बाद में बात की जाए तो 5 नंबर पर आपने प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को दिखाया है अदर नॉन करंट असेट्स के नाम से। और अब बात करते हैं करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स के आपने 3 नोट तैयार किए हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री का अमाउंट है 1,52,000 जिसमें आप देख सकते हैं फुटनोट में आपने 2 मदों को शामिल किया है। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें आपने BR को शामिल किया है 1,20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसका अमाउंट है 1,35,000 और नोट नंबर भी डाल दीजिएगा। ये 6 नंबर पर तैयार किया है, ये 7 पर किया है और ये 8 पर किया है। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 1 पूरा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 1 अप्रैल 2017 को जंबो लिमिटेड ने 20% बट्टे पर 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 12% ऋण पत्र जारी किए। 10,000 ऋण पत्र जारी किए, 100 रुपए वाले 10 लाख, जिनका 20% बट्टा होगा 2 लाख। ऋण पत्र 5 वर्ष बाद शोधनीय है। कंपनी ने यह निर्णय लिया कि इन ऋण पत्रों पर दिए गए बट्टे को ऋण पत्रों की जीवनावधि में अपलिखित किया जाए। वैसे तो ऐसा अब नहीं किया जा सकता क्योंकि नई गाइडलाइन के अनुसार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को उसी वर्ष अपलिखित करना है जिस वर्ष ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। लेकिन इस प्रश्न में यह दिया गया है कि जो 2 लाख रुपए का बट्टा है उसे एक साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपलिखित ना कर बल्कि 5 सालों तक हर साल 40 हजार रुपए आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपलिखित करने हैं। इन ऋण पत्रों के निर्गमन के तुरंत बाद कंपनी के तुलन पत्र में मदों को दर्शाइए।
ये प्रश्न में अगर ये लाइन देखी जाए स्टूडेंट्स, जो अब अलाउड नहीं है, कंपनी अधिनियम में थोड़ा सा चेंजेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को लेकर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की नई जो गाइडलाइन है उसे लेकर अब चेंज हो चुका है। लेकिन प्रश्न को समझने की दृष्टि से हम आपको दोनों तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करा रहे हैं, पुरानी गाइडलाइन के अनुसार और नई गाइडलाइन के अनुसार। पहले बात करते हैं पुरानी गाइडलाइन। पुरानी गाइडलाइन में क्या होगा, लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे 10 लाख रुपए तो डिबेंचर्स के दिखाए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो 2 लाख रुपए का बट्टा है उसको आपको 2 लाख में पहले आपको 5 का भाग देना है। जब आप देते हैं तो रकम आती है 40,000। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष आप 40,000 40,000 40,000 अपलिखित करेंगे आने वाले 5 सालों तक। ये पुरानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो जो 40,000 है वो आगे आने वाले 12 महीने में अपलिखित हो जाएंगे, तो इसे तो माना जाएगा अदर करंट असेट्स 40,000। और बाकी जो 1,60,000 बचेंगे इन्हें लिखा जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स में 1,60,000, और इसे लिखा जाएगा अदर करंट असेट्स में। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको अपने आप ये अमाउंट समझ में आ रहा होगा, 8 लाख रुपए है, क्योंकि 10 लाख रुपए के ऋण पत्र आपने 8 लाख में जारी किए हैं। तो अगर पुराने प्रावधानों के अनुसार हम बात करें तो हमें 4 फुटनोट्स तैयार करने होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, अदर नॉन करंट असेट्स का, अदर करंट असेट्स का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो पहले बात करते हैं पुराने प्रावधानों के अनुसार। पुराने प्रावधानों की बात की जाए तो ये आपके 4 नोट टू अकाउंट्स हैं जिसमें 10 लाख रुपए के ऋण पत्र आएंगे, 1,60,000 रुपए अदर नॉन करंट असेट्स में आएगा। अमाउंट समझा दीजिएगा, 40,000 जो आगे आने वाले 12 महीने में अपलिखित हो जाएंगे तो वो तो कहलाएंगे करंट, जो है अदर करंट असेट्स, और जो अपलिखित नहीं होगा वो कहलाएगा अदर नॉन करंट असेट्स। लेकिन ये पुराने गाइडलाइन के अनुसार है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। यहां पर आ जाएगा 40,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आ जाएगा 8 लाख। अब इसे बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे, तो आइए बैलेंस शीट की बात करते हैं। पुराने प्रावधानों के अनुसार आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो देखें। अगर यहां बात की जाए तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी नाम की हेडिंग लगाई जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 10 लाख। असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में अदर नॉन करंट असेट्स है 1,60,000। करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 8 लाख और अदर करंट असेट्स है 40,000। जब आप टोटल लगाते हैं तो ये टोटल इधर से आता है 10 लाख और इधर से लायबिलिटीज का टोटल भी आता है 10 लाख। ये तो हमने बात करी स्टूडेंट्स पुराने प्रोविजंस के अनुसार। ये 4 नोट हमने तैयार किए हैं। अब बात करते हैं हम नए प्रोविजन की, और अगर नए प्रोविजन की बात करें तो नई गाइडलाइन क्या है। नई गाइडलाइन ये कहती है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जारी किया गया बट्टा है तो पूंजीगत हानि, लेकिन इसे निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित कर देना है। और यदि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से करना है, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कंपलसरी आपको करना है, चाहे रिजर्व का बैलेंस नेगेटिव हो जाए। तो नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अपलिखित किए जाएंगे, जिस कारण स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस ऋणात्मक होगा। चलिए तो बात करते हैं नए प्रावधानों के अनुसार जो नोट टू अकाउंट्स तैयार होंगे वो कौन से होंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 2 लाख। पीएनएल का बैलेंस हमें दिया नहीं है, इसलिए ये बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में डिबेंचर वो ही 10 लाख के हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में वो ही 8 लाख है। तो अब बैलेंस शीट कैसे होगी, अब बैलेंस शीट नए प्रावधानों के अनुसार ऐसी बनेगी जिसमें शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख नेगेटिव होगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर 10 लाख होगा। 8 लाख रुपए बैलेंस शीट का टोटल आएगा।
यहां अगर बात की जाए तो असेट साइड में केवल एक ही मद होगी अब, जो क्या होगी, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख, क्योंकि डिस्काउंट को आप अपलिखित कर चुके हैं। दोनों प्रावधानों को समझाने का उद्देश्य यही है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये अमेंडमेंट होने के कारण अगर आप थोड़ी भी पुरानी बुक पढ़ते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको दोनों के कंफ्यूजन क्लियर किए गए हैं। अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 3 की। निम्नलिखित सूचना से गीतांजलि लिमिटेड का तुलन पत्र बनाइए। रहतिया यानी कि इन्वेंट्री नाम की मद आपको दी गई है। समता अंश पूंजी 20 लाख रुपए, जो कि शेयर कैपिटल सब हेडिंग के नीचे फुटनोट में जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी ये जाएगी टेंजिबल एसेट्स के नीचे। अधिमान अंश पूंजी ये शेयर कैपिटल के नीचे। ऋणपत्र शोधन कोष ये रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे। अदत्त व्यय ये आपके जाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज हेड के नीचे। प्रस्तावित लाभांश ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे। भूमि व भवन टेंजिबल एसेट्स के नीचे। चालू निवेश करंट इन्वेस्टमेंट खुद एक मद है, करंट एसेट्स के नीचे खुद एक सब हेडिंग है, तो ये ऐसे कैसे दिखा दिया जाएगा। रोकड़ तुल्यांक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी खुद एक हेडिंग है, तो ये करंट एसेट्स के नीचे बैलेंस शीट में सीधा लेकर जाएंगे, इन्हें फुटनोट में नहीं लेकर जाएंगे। चालू निवेश करंट इन्वेस्टमेंट खुद एक सब हेडिंग है, रोकड़ तुल्यांक खुद एक हेडिंग है, और स्टॉक भी केवल एक अगर सिंगल दिया गया है तो इसे इन्वेंटरी के नाम से सीधा दिखा देंगे। जवेरी लिमिटेड से अल्पावधि ऋण के 4 लाख रुपए आपने लिया है, तो ये हो गई आपकी शॉर्ट टर्म बोरोविंग लायबिलिटीज। और सार्वजनिक जमा 12 लाख रुपए, ये है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो यहां आपको बहुत सारे फुटनोट्स तैयार करने हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, समता अंश पूंजी शेयर कैपिटल के नीचे, संयंत्र एवं मशीनरी टेंजिबल एसेट्स के नीचे, अधिमान अंश पूंजी शेयर कैपिटल के नीचे, ऋणपत्र शोधन कोष रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे, अदत्त व्यय आपके जाएंगे अदर करंट लायबिलिटी हेड के नीचे, प्रस्तावित लाभांश शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे, भूमि व भवन टेंजिबल एसेट्स के नीचे, करंट इन्वेस्टमेंट ये खुद एक सब हेडिंग है, सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे। जवेरी लिमिटेड वीलाइट की एक सहायक कंपनी से अल्पावधि ऋण लिया है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये करंट लायबिलिटी के नीचे जाएगा। वैसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग फुटनोट में शॉर्ट टर्म बोरोविंग के नीचे आएगा। और सार्वजनिक जमा पब्लिक डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे तो दिखाई जाएगी फुटनोट में, और साथ ही साथ नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से। तो आइए गीतांजलि लिमिटेड के पहले फुटनोट्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो फुटनोट होगा वो होगा शेयर कैपिटल, और दूसरा होगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 20 लाख, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख। दूसरा आपको ऋणपत्र शोधन कोष नजर आ रहा है 6 लाख का, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नाम से 6 लाख। इसको सीधा आउटर में लिख दें क्योंकि एक ही आइटम है। अगली बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग पब्लिक डिपॉजिट, बिल्कुल, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी नाम की हेडिंग आती है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपको पब्लिक डिपॉजिट जो दे रखी है वो दे रखी है 12 लाख। इसके बाद में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपने जवेरी लिमिटेड वाली से 4 लाख रुपए लिए हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग में दिखाए जाएंगे 4 लाख। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 3 लाख रुपए के, ये भी लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी के नीचे दिखाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज्ड डिविडेंड नाम की मद दिखाई जाएगी, जो कि है आपके 5 लाख रुपए। अब बात करते हैं असेट साइड के फुटनोट्स की। तो असेट साइड में टेंजिबल असेट्स में 2 हमें दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, और साथ ही साथ हमें दिया है भूमि व भवन 20 लाख। तो आइए टेंजिबल असेट्स नाम की सब हेडिंग, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख और
भूमि एवं भवन 20 लाख। टेंजिबल असेट्स दिखाने के बाद अब और कोई मद नहीं है, बाकी मदें ऐसे कैसे, तो आपने 7 फुटनोट तैयार किए हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ऑफ गीतांजलि लिमिटेड। शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो आपको फुटनोट में नजर आ रही है 32 लाख। तो शेयर होल्डर फंड के नीचे सबसे पहले लिख दे 32 लाख और नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 6 लाख रुपए है, जो कि आपने तैयार किया है नोट नंबर 2 में। नॉन करंट लायबिलिटी में आपने दिखाया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें आपने शामिल किया है पब्लिक डिपॉजिट को, जो कि है 12 लाख रुपए और नोट नंबर 3। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज के आपने 3 फुटनोट तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म बोरोविंग है 4 लाख, एक अदर करंट लायबिलिटी 3 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 5 लाख। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग 4 लाख, अदर करंट लायबिलिटी 3 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये है 5 लाख रुपए। नोट नंबर 4, 5 और 6 टोटल आप लगा दें बैलेंस शीट का। यहां पर आ रहा है 62 लाख। अब बात करते हैं संपत्ति पक्ष की। संपत्ति पक्ष में फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स जो आपने मालूम की है फुटनोट लगाकर 30 लाख रुपए, जो कि फुटनोट नंबर 7 आपने लगाया है अंतिम फुटनोट। बाकी करंट असेट्स में 3 जो सब हेडिंग्स है वो ऐसे कैसे दी गई हैं, तो आपको केवल लिखना है करंट इन्वेस्टमेंट 8 लाख, इन्वेंट्री का अमाउंट दिया गया है 14 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दिया गया है 10 लाख। और जब आप इनका योग लगाएंगे तो इनका योग आपके होगा 62 लाख। तो प्रश्न संख्या 3 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 4 की। निम्नलिखित सूचना से जाम लिमिटेड का तुलन पत्र बनाइए। रहतिया 7 लाख रुपए इन्वेंट्री, समतांश पूंजी 16 लाख रुपए, संयंत्र एवं मशीनरी 8 लाख रुपए, अधिमान अंश पूंजी 6 लाख रुपए, सामान्य संचय 6 लाख रुपए, देय विपत्र 1,50,000 रुपए, कराधान हेतु प्रावधान 2,50,000 रुपए, भूमि व भवन 16 लाख रुपए, गैर चालू निवेश यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि खुद एक सब हेडिंग है जिसका अमाउंट है 10 लाख रुपए, बैंक में रोकड़ 5 लाख रुपए, लेनदार 2 लाख रुपए, 12% ऋण पत्र हैं 12 लाख रुपए। चलिए तो बात करते हैं इन्वेंट्री। खुद इन्वेंट्री के नाम से एक सिंगल मद है तो इसका फुटनोट हम नहीं लगाएंगे। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, जर्नल रिजर्व सामान्य संचय रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो बीपी जो कि आपके ट्रेड पेबल में दिखाया जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म बोरोविंग में दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाएगा, भूमि व भवन 16 लाख रुपए टेंजिबल असेट्स में दिखाया जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खुद एक हेडिंग है, बैंक में रोकड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाया जाएगा, क्रेडिट ट्रेड पेबल के अंतर्गत दिखाया जाएगा और 12% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फुटनोट शेयर कैपिटल का लगाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी गई है 16 लाख और अधिमान अंश पूंजी जो आपको दी गई है वो दी गई है 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख और योग दिया गया है 22 लाख। जनरल रिजर्व आपको दिया गया 6 लाख रुपए का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिए जाएंगे 6 लाख रुपए।
डिबेंचर्स जो कि एंड में आपको 12 लाख रुपए के दिए गए हैं, तो ये लिख दिए जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे 12 लाख रुपए के ऋण पत्र। इसके बाद अगर बात की जाए तो ट्रेड पेबल में जो दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा बीपी 1,50,000 और लेनदार 2 लाख। बीपी 1,50,000 और लेनदार 2 लाख, जिनका टोटल आ रहा है 3,50,000। अगला फुटनोट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स को दिखाया जाएगा, जिसका अमाउंट है 2,50,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी नाम की 2 संपत्तियां हैं, जिन्हें दिखाया जाएगा कहां पर, जिन्हें दिखाया जाएगा टेंजिबल असेट्स के नीचे। तो प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख और साथ ही साथ लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट जो है वो आपको दिया गया है 16 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी में 8 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग में 16 लाख। $24 लाख। साथ ही साथ आपको कैश एट बैंक दिया गया है 5 लाख रुपए, जिसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत दिखाया जाएगा 5 लाख। अब हम बात करते हैं चिट्ठे की। तो जाम लिमिटेड के चिट्ठे में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाया जाएगा। तो आपका फुटनोट 22 लाख रुपए की शेयर कैपिटल और 6 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस बता रहा है। तो 22 लाख रुपए तो लिख दीजिए शेयर कैपिटल के सामने और 6 लाख रुपए लिख दीजिए रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। फुटनोट नंबर 1 और 2। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें 12 लाख रुपए के डिबेंचर आप दिखा चुके हैं फुटनोट में, तो ये फुटनोट नंबर 3। करंट लायबिलिटी में 2 मदें दिखाई जाएंगी, एक आपका दिखाया जाएगा ट्रेड पेबल और एक दिखाया जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके आपने दोनों के फुटनोट तैयार किए हैं। ट्रेड पेबल में 3,50,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2,50,000। तो लिख दीजिए ट्रेड पेबल में 3,50,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2,50,000। और जब आप 4 और 5 जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो इसका योग आ रहा है 46 लाख रुपए। अब बात करते हैं संपत्ति पक्ष की मदों की। संपत्ति पक्ष में टेंजिबल असेट्स आपने फुटनोट तैयार किया है। टेंजिबल असेट्स का फुटनोट है 24 लाख रुपए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिए गए हैं गैर चालू विनियोग आपको 10 लाख रुपए। इन्वेंट्री भी आपको प्रश्न में दी गई है 7 लाख रुपए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपने फुटनोट रेडी किया है जो कि है 5 लाख रुपए। और इसको तैयार किया है अपने 7 नंबर पर। टोटल लगाने पर ये आता है 34 और 5 46 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 4 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न संख्या 5 की। निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2017 को ज्योति लिमिटेड का तुलन पत्र बनाइए। यानी कि आपको स्थिति विवरण चिट्ठा तैयार करना है। मदे कुछ इस प्रकार से है। भवन 10 लाख रुपए जो कि टेंजिबल, फुटनोट में टेंजिबल एसेट्स के नीचे दिखाया जाएगा। मेट्रो टायर लिमिटेड के अंशों में निवेश 3 लाख रुपए। कंपनी ने किसी कंपनी के अंशों में निवेश किया हुआ है। अगर निवेश की बात की जाए तो 2 तरीके के निवेश हैं। अगर आपके करंट इन्वेस्टमेंट हैं तो इन्हें करंट असेट्स के नीचे दिखाया जाता है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं तो इन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से नॉन करंट असेट्स के नीचे लिया जाता है। अंशों में है, प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो इसे लॉन्ग टर्म मानेंगे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नाम का फुटनोट बनाएंगे।
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे यानी कि स्टोर एंड स्पेयर्स, इसे इन्वेंट्री फुटनोट में लिया जाएगा। लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष मतलब हानि, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ऋणात्मक रूप से इसे दिखाया जाएगा। 20 रुपए प्रत्येक के 50,000 पूर्ण प्रदत्त समता अंश, इसे शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से फुटनोट में लिया जाएगा। पूंजी शोधन संचय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसे रिजर्व एंड सरप्लस में शामिल किया जाएगा। 10% ऋण पत्र लॉन्ग टर्म बोरोविंग हेड के नीचे लिया जाएगा। अदत्त लाभांश एक करंट लायबिलिटी है, तो इसे करंट लायबिलिटी शीर्षक में और फुटनोट में अदर करंट लायबिलिटी सब हेड के नीचे लिया जाएगा। अंश विकल्प अदत्त खाता शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये कर्मचारियों से संबंधित एक मद है जिसमें कर्मचारियों को विकल्प होता है कि वो पूर्व निर्धारित मूल्य पर कभी भी इतने मूल्य पर उस अंश को खरीद सकते हैं। इसे कंपनी अधिनियम में जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे दिखाया जाएगा, और वैसे आईसीआई का जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार इसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में एक अलग से हेड के रूप में दिखाया जाता है, शेयर होल्डर और साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस के बीच में। लेकिन हम इसे अभी रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में ही शामिल करेंगे कंपनी अधिनियम के अनुसार। ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा 10,000 रुपए। वैसे तो सामान्यतः ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा पूर्व प्रावधानों के अनुसार अदर करंट असेट्स या फिर अदर नॉन करंट असेट्स के नीचे दिखाया जाता था, लेकिन अब इसे अपलिखित करना है तो पीएनएल के साथ ही इसे शामिल करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में ही लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फुटनोट्स को। सबसे पहला फुटनोट जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे आप शेयर कैपिटल। तो आइए आपके सामने है शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 50,000 अंश हैं, 20 रुपए का एक अंश है, तो यहां पर इक्विटी शेयर्स कैपिटल की राशि हो जाएगी 10 लाख रुपए, 50,000 गुणा 20। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो तो शेयर आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आपको दिया गया है 10,000 रुपए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट आपको दिया गया है 1 लाख रुपए। लाभ हानि खाते का डेबिट शेष दिया गया है स्टूडेंट्स 90,000 रुपए, इसे आप ऋणात्मक लेंगे। साथ ही साथ इसमें 10,000 रुपए आप अपलिखित करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अपलिखित करेंगे किसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, क्योंकि यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम की मद नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ही बैलेंस नेगेटिव और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख नेगेटिव, और आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का जो शेष बचेगा वो बचेगा 10,000। आगे अगर बात करें तो डिबेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे दिखाए जाते हैं, इनकी राशि आपको दी गई है 3 लाख रुपए। तो 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोविंग सब हेड के नीचे 3 लाख रुपए से दिखाए जाएंगे। अनपेड डिविडेंड यानी कि अदत्त लाभांश जिसकी राशि दी गई है 90,000 रुपए, इसे अदर करंट लायबिलिटी के नीचे शामिल किया जाएगा। अगला फुटनोट है टेंजिबल असेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग को शामिल करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 10 लाख रुपए। मेट्रो टायर लिमिटेड में आपने 3 लाख रुपए अंशों में विनियोग किए हैं जिन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 3 लाख रुपए। और इन्वेंट्री के लिए जैसा कि आपको बताया गया है स्टोर एंड स्पेयर्स में 1 लाख रुपए, जो कि इन्वेंट्री सब हेड के नीचे शामिल किए जाएंगे 1 लाख रुपए। अब इन फुटनोट्स में से ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटी भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में करंट लायबिलिटी हेड के नीचे दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ अब बात की जाए यहां पर असेट्स की, तो टेंजिबल असेट्स आपको दे रखी हैं लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख और इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख। इन सभी से चिट्ठा किस तरीके से तैयार किया जाएगा आइए उसकी बात करते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल
10 लाख रुपए जो कि आपने नोट नंबर 1 में फाइंड आउट की है। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 10,000 रुपए जो कि आपने नोट नंबर 2 में मालूम किया है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर्स जो हैं वो आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग में शामिल किए हैं। और साथ ही साथ करंट लायबिलिटी में अदत्त लाभांश जो कि आपने फुटनोट नंबर 4 में तैयार किए हैं। और जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल आता है 14 लाख रुपए। संपत्ति पक्ष की बात करें तो नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स और उसमें भी टेंजिबल असेट्स जो कि बिल्डिंग आपने 10 लाख रुपए से दिखाई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि मेट्रो टायर लिमिटेड में फुटनोट नंबर 6 में आपने तैयार किए हैं 3 लाख रुपए के। और करंट असेट्स में केवल एक ही मद शामिल की जाएगी और वो है इन्वेंट्री जिसमें आपने स्टोर एंड स्पेयर्स को शामिल किया है 1 लाख रुपए। और यहां से भी आपके बैलेंस शीट का टोटल होता है 14 लाख रुपए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। वृंदा लिमिटेड ने निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की। 100 रुपए प्रत्येक 25,000 10% ऋण पत्र। 25,000 ऋण पत्रों की संख्या है और 100 रुपए का एक ऋण पत्र है तो यहां पर ऋण पत्र हो गए 25 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए का बैंक ऋण जो कि 5 वर्ष बाद देय है तो यह भी एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगी। और ऋण पत्रों पर ब्याज अभी दिया जाना बाकी है, यानी इस वर्ष का ऋण पत्रों पर ब्याज अभी तक दिया नहीं है लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में चुका दिया जाएगा तो करंट लायबिलिटी हेड में आएगा। 31 मार्च 2017 को कंपनी के तुलन पत्र में उपरोक्त मदों को दर्शाना है। केवल ये 3 मदें आपको दी गई हैं जिसमें 25 लाख के 10% ऋण पत्र हैं और 10 लाख रुपए का बैंक लोन है। फुटनोट की अगर बात की जाए तो देखिए कौन कौन से 2 फुटनोट आपको तैयार करने हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग और एक अदर करंट लायबिलिटी। तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग। डिबेंचर्स का मूल्य है 25 लाख और बैंक लोन है 10 लाख। साथ ही साथ डिबेंचर इंटरेस्ट जो कि है 2,50,000 और अभी चुकाना बाकी है, इसलिए इसे करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे अदर करंट लायबिलिटी उप शीर्षक के नीचे दिखाया जाएगा। अब इन मदों को आप बैलेंस शीट में लेकर जाएं। ऐसी बैलेंस शीट्स को आप पूरा नहीं कर सकते, उसके योग को नहीं मिला सकते हैं क्योंकि यहां पर संपत्ति पक्ष की कोई मद नहीं दी गई है। तो केवल लायबिलिटी साइड में आप केवल मदों को दिखाकर छोड़ दें तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी। बैलेंस शीट ऑफ वृंदा लिमिटेड इक्विटी एंड लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग फुटनोट नंबर 1 और इसका अमाउंट आपने जो किया है तैयार वो है 35 लाख। साथ ही साथ करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी 2,50,000 जो कि फुटनोट नंबर 2 में आपने तैयार की है और इस 2,50,000 की गणना को आपको समझा दिया गया है। 25 लाख के जो ऋण पत्र हैं उसका 10% ब्याज 2,50,000 सूचना के अभाव में पूरे वर्ष भर का ब्याज की गणना की गई है। अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतिम प्रश्न संख्या की प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2017 को ब्लैक स्वान लिमिटेड का तुलन पत्र तैयार कीजिए। कुछ मदें आपको दी गई हैं और उनकी सहायता से आपको कंपनी का तुलन पत्र या स्थिति विवरण तैयार करना है। सामान्य संचय इसे रिजर्व एंड सरप्लस में लिया जाएगा। 10% डिबेंचर इसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में शामिल किया जाएगा। लाभ हानि विवरण का शेष इसे रिजर्व एंड सरप्लस में लिया जाएगा। स्थायी संपत्तियों पर हास डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स यदि दिया जाए तो यदि वो स्थायी संपत्तियों में से घटा हुआ नहीं है तो उसे घटाकर लिया जाएगा। जैसे यहां स्थायी संपत्तियों पर हाँ 700 है और स्थायी संपत्तियों का सकल खंड यानी सकल वैल्यू दे रखा है 9,000 रुपए। सकल खंड से आशय यहां पर यह है कि इसमें से मूल्यह्रास की राशि घटी हुई नहीं है। तो फुटनोट में आप 7,000 में 9,000 में से 700 रुपए डेप्रिसिएशन के घटाएंगे और बाकी बची हुई राशि को ही आप बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। करंट लायबिलिटीज दी गई हैं 2500 तो इसका कोई हेड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। प्रारंभिक व्यय
बार बार आपसे बात की जा रही है प्राइमरी एक्सपेंसेस को लेखा मानक 26 के अनुसार अगर आपके पास पर्याप्त शेष है तो आपको उसी समय सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अपलिखित कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको शो ऑफ किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास 3000 का जनरल रिजर्व है जबकि प्रारंभिक व्यय 300 ही है, तो हम इसे जनरल रिजर्व से अपलिखित करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकंड जनरल रिजर्व और उसके बाद पीएनएल। 10% अधिमान अंश पूंजी से शेयर कैपिटल में ले जाया जाएगा। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक खुद एक सब हेडिंग है जो कि करंट असेट्स के नीचे दिखाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं फुटनोट्स। सबसे पहले शेयर कैपिटल फुटनोट, जिसमें कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखानी है और इसका अमाउंट कितना है 5000 रुपए। तो देखिए आपका पहला फुटनोट है शेयर कैपिटल जिसमें 5000 रुपए की राशि दिखाई जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो 3000 का जनरल रिजर्व है जिसमें 300 रुपए प्राइमरी एक्सपेंसेस के कम करने के बाद ये राशि बचती है 2700, और साथ ही साथ 1200 रुपए का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको दिया गया है, तो ये रकम हो जाती है सभी का योग 3900 रुपए। अगली बात करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर्स जिनका मूल्य आपको 3000 रुपए दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे 10% डिबेंचर शामिल करें। ₹3000। इसके बाद में बात की जाए तो टेंजिबल असेट्स जिसका सकल मूल्य आपको दे रखा है 9000 रुपए और डेप्रिसिएशन दिया गया है 700 रुपए। तो ये वैल्यू शुद्ध मूल्य निकल कर आता है 8300। बाकी मदें तैयार दी गई हैं, आपको बस इन मदों से बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बात करते हैं बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक स्वान लिमिटेड। शेयर कैपिटल दिया गया है नोट नंबर 1 में आपने मालूम किया है 5000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में आपने मालूम किया है जिसका मूल्य निकल कर आया है 3900 रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 3000 रुपए और साथ ही साथ अदर करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में ही दी हुई है आपको करंट लायबिलिटीज 2500 रुपए, तो उसे आप 2500 रुपए लें जिसके लिए आपने कोई नोट नहीं लगाया है। अब इसका टोटल अगर लगाया जाए तो इसका टोटल आता है स्टूडेंट्स 14,400 रुपए। संपत्ति पक्ष की और अगर हम बात करें तो संपत्ति पक्ष में टेंजिबल एसेट्स हमें दी गई है 8,300 रुपए, जो कि हमने फुटनोट नंबर 4 में तैयार किया है। 9000 सकल खंड संपत्ति का मूल्य दिया गया है जिसमें से 700 रुपए मूल्यह्रास के घटाए गए हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि प्रश्न में ही दिया गया है और उसका मूल्य है 6100 रुपए। और जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो ये भी आता है 14,400। इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 7 पूरा होता है और साथ ही साथ यहीं पर आपका अध्याय भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।